हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड लास्ट क्लास में मैंने वायरोलॉजी की बहुत बेसिक्स चीज़ें बताई और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, वायरस के बारे में, और उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी ताकि मैं आगे अगर कोरोना पे कुछ बातें करूँगा कि इन्वेलप क्या है, कोरोना की इन्वेलप है तो है क्या, और इन्वेलप किस चीज़ की बनती है आपको पता है, लाइपोप्रोटीन की बनती है। तो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट कर दिया वायरस की। कुछ चीज़ें हैं मैं एचआईवी वायरस और कोरोना वायरस दोनों के वीडियो बाद में लाके आपको बताऊंगा ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है अभी, और जो आगे की वीडियो आएंगी वायरस पे, मैं कोरोना एंड एचआईवी, ये दो पेंडेमिक है। एक एचआईवी पेंडेमिक ऑलरेडी चल रही है, एचआईवी की पेंडेमिक जो है ऑलरेडी विश्व में चल रही है, वर्ल्ड वाइड चल रही है, और कोरोना आप जानते हो। ये दोनों वायरस की बेसिक डिटेलिंग में आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, खासकर एचआईवी। एचआईवी की पेंडेमिक आज से नहीं है, बहुत समय पहले से है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एचआईवी की होनी चाहिए, और वायरस को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके बता दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोरोना आया तो लोगों ने कोरोना के बारे में जाना, तो एचआईवी आया नहीं है, वो चल रहा है ना, और आज से नहीं, कई सदियों से चल रही है वो, कई दशकों से चल रही है वो, और पेंडेमिक आज भी वो है एचआईवी। तो और उसके क्या मेडिसिन आए हैं, नए मेडिसिन क्या बने हैं, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा जब मैं फर्दर लेक्चर्स लूंगा। तो आज मैं क्या करना चाहता हूं, आज मैं एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी करूंगा और बताऊंगा आपको कि इंसेक्ट के बारे में आपके एग्जाम से यूपीएससी, एमपीपीएससी या पीसीएस के एग्जाम है, डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन जो होती हैं, यूपी पीसीएस हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल और इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं अच्छे, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो मैं एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट के बारे में आपको आज बताऊंगा, और मैंने पिछली क्लासेस में आपको ध्यान होगी मैंने कुछ हिंट किया था आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में। आपको पता है इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले हिंट कर दिया था आपको एक लेक्चर में कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। जिन्होंने देखा है लेक्चर उनको पता होगा, और थोड़ा सा मैं उसको और इंक्रीज करता हूं। मैंने बोला है ना आपको, मैं बायोलॉजी वैसे सिखा रहा हूं ताकि आपको कभी भी हैवी ना लगे, क्योंकि बायोलॉजी के टर्म्स बहुत हैवी हैं। मैं धीरे धीरे टर्म्स से अवेयर करा रहा हूं आपको, और फाइनली ये टर्म्स मैंने बोला है आइसोलेट करके मत समझना कि बायोलॉजी में काम आएगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी इतना पढ़ते हैं लोग, बायोडाइवर्सिटी और न्यू न्यू स्पीसीज, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में कौन सी स्पीसीज आ गई, साइट्स में कौन से अपेंडिक्स में है, और वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से स्पीसीज को जोड़ी गई है। ये सारी स्पीसीज तभी आप समझ पाओगे जब आप बेसिक क्लासिफिकेशन जानते हो स्पीसीज का, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज जिंदगी भर रटोगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाके धुआं धुआं हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है आपको, अलग अलग फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग दूंगा एनिमल्स को, फर के आधार पे। जब फर के आधार पे निभाऊंगा, बालों के आधार पे, उनके बाल जो होती है एनिमल्स में, तो इसके आधार पे आप पोलर बियर को समझोगे। आप जानते हो कि पोलर बियर के कितनी फर है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में, आर्कटिक में रहते हैं वो। और पेंगुइन के बारे में समझोगे, पेंगुइन की भी जो फर होती है और जो उनके बाल होते हैं थिक होते हैं, और उनके फैट होते हैं बॉडी पे, दैट्स वाई वो टेम्परेचर वो बियर कर पाते हैं, लो टेम्परेचर। और भी रीजन है, और भी रीजन है कि वो कैसे अंटार्कटिका पे रह लेते हैं, लेकिन फर के आधार पे भी इन एनिमल्स को बांटा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स क्या है, और मैंने अलग से भी आपको एक लेक्चर मैंने वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया था। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। उन स्पीसीज को, उन जानवरों को हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। कशेरुकी आप जानते होंगे वर्टिब्रेट्स को बोलते हैं, और कशेरुकी है जो है वो हम इनवर्टिब्रेट्स को बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स कभी याद रखना क्या होते हैं, जिनके पास बैकबोन नहीं होता है, जो लैक करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उनके पास नहीं है, बैकबोन नहीं है। या सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे, मैं अभी डिफिकल्ट टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे की बात की जाती है, बट आप अभी के लिए याद रखेंगे इनवर्टिब्रेट्स की जब मैं बात करूंगा। इनवर्टिब्रेट्स हिंदी आप जानते हो कशेरुका है जो बोलते हैं, और अकशेरुकिया है इनको बोला जाता है, क्या कहते हैं उसमें हिंदी में। इनवर्टिब्रेट्स में आप बोलोगे कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें नहीं होती है, बस इतना समझोगे। स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हो या बैकबोन जानते हो, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन इनमें नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, जब वर्टिब्रेट्स की बात करूंगा तो उनमें प्रेजेंट होगी। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। आप इतना याद रखोगे तो आपको हमेशा वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्लियर रहेंगे, अदरवाइज लोग इसमें भी क्लियर नहीं होता लोगों को वर्टिब्रेट्स क्या है, लोग मिक्स करके पढ़ते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, इंसेक्ट घुसा दिए पढ़ाई के बीच में नोट्स में, कहीं वहां पे एनिमल को घुसा दिए, वर्टिब्रेट्स को घुसा दिए, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स सब घुसा घुसा के पढ़ते हैं लोग, ठीक है। वैसे नहीं पढ़ना है, वैसे कभी याद नहीं कर पाओगे कि बियर में आपने इंसेक्ट को घुसा दिया,
मंकी पढ़ रहे हो, उसमें इंसेक्ट को घुसा दिया। अरे उसको ध्यान रखना है कि इंसेक्ट कहाँ आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में कहाँ आते हैं वो मैं बताऊंगा। तो इंसेक्ट्स वगैरह इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन बताई थी, वर्गीकरण बताया था, जिनके पास बैकबोन नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन होता है, ये ध्यान रखना, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। और भी आप डिफाइन कर सकते हो, मैं आगे भी बताऊंगा कि और क्या टर्म आप बोल सकते हो वर्टिब्रेट्स के लिए, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखोगे। स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हो, मैं बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड, अभी चिंता नहीं करना। बैकबोन तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो बैकबोन रीढ़ की हड्डी जो होती है वो अगर नहीं है तो इनवर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स है। तो मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन फिर से थोड़ा सा अभी लेवल इंक्रीज करता हूं, क्योंकि ये लेवल आपको चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये लेवल आपको चाहिए, तो उसमें मैं आपको एंटोमोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या होती है? इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब ये इंसेक्ट की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से क्या जरूरत है उतना मैं कवर करूंगा। इंसेक्ट्स या साइंस ऑफ इंसेक्ट बोल सकते हो, साइंस ऑफ। आपको पता है लॉजी मतलब मैंने सिखाया था, लॉजी मतलब क्या होती है? स्टडी ऑफ, और एंटोमो मतलब होती है इंसेक्ट, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स कहां आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप एक चीज ध्यान रखो। एक चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा आपने नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जानते हो? आर्थ्रोपोडा वो होते हैं, आर्थो का मतलब होता है कि ज्वाइंटेड लिम्स, जो उनके अपेंडेजेस होते हैं, लिम्स होती हैं वो ज्वाइंटेड होती है, मतलब कई सारे पैर वगैरह है, लिम्स उनके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आते हैं वो, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है, ठीक है। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंटेड लिम्स होंगे उनका, लिम्स मतलब हाथ पैर की बात की जाती है ना, तो ज्वाइंटेड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे पेयर्स में आपको लिम्स वगैरह मिलेंगी, पैर मिलेंगी, उसके लेग्स मिलेंगी, उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इसी फाइलम में, ये फाइलम क्या होते हैं मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको समझना है, ठीक है। तभी जाके आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी आप जितना मैं सिखा रहा हूं उतना सीखते जाओ, जितनी रिक्वायर्ड है मैं उतना आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो जितना मैं अभी बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है, धीरे धीरे आपको पता चलेगी, अदरवाइज कहोगे कि बहुत हैवी हो गया अगर मैं अभी किंगडम बताने लगूं। तो अभी आप क्या रखोगे ध्यान? अभी आप ध्यान ये रखोगे कि आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, थोड़ा लेवल और बढ़ाऊंगा, जो मैंने पिछला बताया उसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा। और लेवल ये है कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, और यहां मैं लिखता हूं इनफैक्ट यहां पे थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना है, ये बायोलॉजी में काम आएगी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी काम आएगी, है ना। जितना काम आएगी उतना ही मैं बता रहा हूं, ओवर कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो ओवर बताने के लिए मेरे पास नीट एग्जाम है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इनफैक्ट 2 से 4 दिनों में, ठीक है। वहां पे मैं ओवर बताऊंगा क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, आपको नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी समझना है, स्पीसीज के बारे में जाननी है। स्पीसीज क्या है पहले तो यही समझाऊंगा मैं, तो हो सकता है मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी समझाऊं स्पीसीज क्या है, और यहाँ पे बायो में भी स्पीसीज क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, प्रजातियां क्या होती हैं, जाति क्या होती है। जब तक नहीं समझोगे तब तक क्या समझोगे कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, कैसे समझोगे? स्पीसीज समझना बहुत जरूरी है। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या है? ये फाइलम है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास। तो किंगडम कौन सा? एनिमलिया किंगडम है। जितना समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये किंगडम, एनिमल किंगडम में इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का डिवीजन है, ये एक फाइलम है, ये एक फाइलम है, फाइलम, ठीक है। और इस फाइलम के अंदर सब फाइलम आपको मिल जाएंगे, सब फाइलम डिवीजन करते हैं ना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आने वाले हैं, सब फाइलम आने वाले हैं। तो सब फाइलम में आपको अगर देखोगे तो यहां पे एक मिलेगा एरेकेनिड्स, नाम सुन लो, बहुत जरूरी है, एरेकेनिड्स, ठीक है। तो एरेकेनिड्स आते हैं। एरेकेनिड्स में क्या, आपने अगर नाम सुना है एरेकेनिड्स के बारे में तो आप समझ रहोगे कि एरेकेनिड्स क्या होते हैं। तो एरेकेनिड्स में स्पाइडर वगैरह का नाम आपने सुना? स्पाइडर जरूर सुना होगा, स्कॉर्पियन, बिच्छू का नाम सुना, जरूर सुना होगा, वो इसी में आते हैं। तब जाके आप समझोगे कोई स्पाइडर की खोज हुई है, किसी साइंटिस्ट ने खोजा है, तो स्पाइडर कहां आते हैं। पेपर में लिखा हुआ आएगा कि वी हैव फाउंड सम एरेकेनिड्स, मतलब कुछ स्पाइडर, कुछ इंसेक्ट, कुछ मिले होंगे, इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट अलग है, स्पाइडर अगर मिला है तो एरेकेनिड्स में आएगा। उसकी पूरी जानकारी स्पाइडर की, मकड़ी की एरेकेनिड्स में होगी, एरेकेनिड्स। और
बिच्छू है, स्कॉर्पियन, उसकी भी जानकारी इसी में होगी, ठीक है। तो ये सारे इसमें आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अब क्लियर होगा कौन कहां आता है। एक्चुअली आते हैं आर्थ्रोपोडा में। कोई पूछेगा आर्थ्रोपोडा ऑप्शन है, यस आर्थ्रोपोडा सही है। उसके अंदर सब फाइलम में कहां आते हैं, तो सब फाइलम जो है, ये सब फाइलम में बता रहा हूं। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की बात आ रही है, सब फाइलम, ठीक है। सब फाइलम में कहां डिवीजन किया गया है, डिवीजन यहां है कि एराकेनिड्स, ये आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ज्वाइंटेड लिम्स, मतलब पैर जो है इनके ज्वाइंटेड से, पेयर्स में पैर वगैरह मिलेंगे, 2 3 पेयर्स 4 पेयर्स, ऐसे 6 पैर है, 8 पैर है, लेग्स जो है ना पेयर्स में, ज्वाइंटेड लिम्स, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं। और आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन होती है, उनकी जो बाहर की जो परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन आप समझोगे कि और कहां काइटिन मिलती है, बट एक्सोस्केलेटन जो होती है बाहर की स्केलेटन पार्ट बाहरी, वो काइटिन की बनी होती है। और इसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। आर्थ्रोपोडा समूह के जो भी स्पीसीज होते हैं वो इन्वायरमेंट के कंडीशन को सह पाते हैं, बिकॉज उनकी जो बाहर की लेयर है वो काइटिनस है, काइटिन की बनी हुई है। और ज्वाइंटेड लिम्स होते हैं, तो सारे में ज्वाइंटेड लिम्स होंगे, लेकिन अब फिर से जो सब फाइलम डिवाइड किया गया है, इसको भी अलग अलग आधार पर डिवाइड किया गया है कि ज्वाइंटेड लिम्स तो हैं भाई, ज्वाइंटेड लिम्स तो हैं, पैर हैं, पेयर में किसी में 6 पैर है, किसी में 8 पैर है, लेकिन 8 पैर वाले को इधर रखेंगे, 6 पैर वाले को कहीं और रखेंगे। अब और डिवीजन स्पेसिफिक करते जा रहे हैं। अभी तक तो नॉर्मल डिवीजन आर्थ्रोपोडा में भाई पैर ज्वाइंटेड है, मतलब कि पेयर में है, लेकिन किसमें कितना कितना है, तो यहां डिवीजन होगी। अब स्पाइडर में 8 पेयर्स होते हैं, क्या कहते हैं 8 पैर होते हैं, 4 पेयर में होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि स्पाइडर में कौन कितने पैर होते हैं, 4 पेयर आ चुके हैं। इंसेक्ट में 3 पेयर, तो अलग डिवीजन है। ज्वाइंटेड है, पेयर में पैर है, लेकिन अब अलग अलग डिवीजन किया गया है कि 4 पेयर वाले इधर आएंगे, 3 पेयर वाले इधर आएंगे। तो डिवीजन अब और स्पेसिफिक करते जा रहे हैं, समझने के लिए कि कहीं आपने इन्वायरमेंट में देखा कि 4 पेयर का कोई जीव दिखा, यानी कि 8 पैर, एक पेयर में 2 होता है, तो 4 पेयर में 8 हो गए। 8 पैर अगर किसी स्पीसीज के पास है, ठीक है, और उसकी एक्सोस्केलेटन जो बाहरी परत है काइटिन की है, वो तो दिखेगा नहीं, वो टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन पैर तो आपको दिख जाएगा ना। और क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको बता दूंगा, एंटीना वगैरह होती है, तो उस आधार पर आप बताओगे कि यस ये आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि इसके पास पैर जो है वो बहुत सारे हैं, है ना, ज्वाइंटेड लेग्स हैं इसके पास, ज्वाइंटेड लिम्स हैं, और पैर जो है इसके पास 4 पेयर में 8 पैर है, यानी कि इसमें आएगा, एराकेनिड्स में आएगा। आर्थ्रोपोडा है लेकिन एराकेनिड्स में आएगा, यानी कि बिच्छू हो गया, यानी कि मकड़ी हो गई। तो ऐसे इन्वायरमेंट में लोग स्टडी करते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो कीटों के अध्ययन करते हैं, वो ऐसे न्यू स्पीसीज को पहचानते हैं। तब जाके वो न्यू स्पीसीज पेपर में आती है, तब तुम अब चाटते हो उसको कि ये न्यू स्पीसीज आई है, इसको रट लो एग्जाम में आएगा। लेकिन स्पीसीज के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अगर ये जान के रखते हो क्लासिफिकेशन, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एराकेनिड्स, स्पाइडर जानते हो, स्पाइडर मकड़ी, और स्कॉर्पियन बिच्छू, ठीक है, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गई, स्पाइडर मकड़ी हो गई, ये दोनों इसमें आते हैं एराकेनिड्स में। उसके बाद क्रस्टेशियंस, इसमें 8 लेग्स होते हैं, मैं अभी लेग नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे एंटोमोलॉजी सिखाना है, तो एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट में मुझे आना है, ठीक है। उसके बाद क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस में क्या है, मेनी सी एनिमल्स होते हैं ना, समुद्री जीव, सी एनिमल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, मोस्टली सी क्रिएचर्स। इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, आपको बहुत सारे पैर इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि जानते हो ज्वाइंटेड लेग्स, बहुत सारे पैर आर्थ्रोपोडा में होते ही हैं। इसमें 8 पैर हैं, इसमें भी बहुत सारे पैर होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स इसमें भी हैं। तो बहुत सारे सी क्रिएचर्स इसके अंदर आते हैं। सी क्रिएचर जो सी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो। तो समुद्र में रहने वाले क्या है, क्रैब, केकड़ा लोग खाते भी हैं। अब ये नहीं कहना मछली भी है, लेकिन मछली में क्या ज्वाइंटेड लिम्स है, क्या ज्वाइंटेड बहुत सारे पैर हैं क्या उसके पास, नहीं है ना, इसमें नहीं आएगा आर्थ्रोपोडा में, उसकी अलग है क्लास, स्पाइसेस में आती हैं वो। इसीलिए ज्वाइंटेड लेग्स जब आती हैं तब आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। उसमें कितने लेग्स हैं, 8 पैर है यानी 4 पैर है तो इसमें रखोगे, 3 पैर है यानी 6 पैर है तो इंसेक्टा में रखोगे, ऐसे डिवाइड की जाती है। ये सी क्रिएचर्स होते हैं, क्रस्टेशियंस, और इसमें क्रैब वगैरह है ना, लॉबस्टर वगैरह, केकड़ा वगैरह होती है ना, क्रैब, ये इसमें आती हैं, क्रैब्स वगैरह, लॉबस्टर वगैरह इसमें आती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये है। अब इसमें एंटीना भी होती है, कितने एंटीना के आधार भी बांटते हैं, टू सेट ऑफ एंटीना यहां होती है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, बायोडायवर्सिटी में बहुत काम आएगी। और फील करोगे, नहीं तो बायोलॉजी से हमेशा डरोगे, बायोलॉजी से डर गए तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी डर जाओगे, ठीक है। और ऊपर से ज्योग्राफी में जब जाओगे तो वहां पे भी जब जीव यहां आएंगे डरते ही रहोगे। तो ये क्रस्टेशियंस हो गए। उसके बाद क्रस्टेशियंस के बाद यहां पे मैं ये इसको मिटा देता हूं, ठीक है।
अब मैं इंसेक्टा लाता हूं, ये क्रस्टेशियंस हो गए, यहां पे लिखता हूं इंसेक्टा। इंसेक्टा सब फाइलम, वैसे क्लास है ये, लार्जेस्ट क्लास में आती है, ठीक है। तो ये इंसेक्टा क्लास है और इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सापोडा क्यों बोलते हैं आप समझ रहे होगे, पोडा में पैर, पोडा मींस पैर होता है, लेग, और हेक्सा मींस 6 होता है। तो 6 लेग जिसके पास होती है, 6 लेग का मतलब 3 पेयर ऑफ लेग, एक पेयर में 2 तो 3 पेयर में 6 लेग, 6 लेग होगी तो इंसेक्टा बोलेंगे, इंसेक्ट बोलेंगे, जो हम पढ़ने वाले एंटोमोलॉजी में, ठीक है। तो ये है। अब इसमें और डिवीजन किए जाते हैं कि इनमें 3 पेयर ऑफ लेग है, 3 पेयर ऑफ लेग के अलावा और क्या है, 1 पेयर ऑफ एंटीना है, इनके पास 1 पेयर ऑफ एंटीना होती है। उसके बाद इनकी बॉडी रीजन्स डिवाइड करते हैं, हेड में, थॉरिक्स में, एब्डोमेन में, इसके आधार पर डिवाइड करते हैं। तो मैं अभी एंटोमोलॉजी में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। और इंसेक्टा के बाद जो आर्थ्रोपोडा में ये सब फाइलम है, वो सब फाइलम को मीरापोडिया आती है, MYRIAPODS, मीरियापोड्स आते हैं इसमें। मीरियापोड्स में आपको कौन कौन से आएंगे, सेंटीपीड, मिलीपीड का आपने नाम सुना होगा। तो सेंटीपीड, मिलीपीड जो होती हैं, जो ऐसा ही, मान लो ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सेगमेंट बने होते हैं, ऐसा ही होता है मान लो, और बहुत सारे सेगमेंट बने होते हैं, उसमें सेगमेंट्स होते हैं, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, तो कितने सेगमेंट होते हैं उसके आधार पर भी बांटना पड़ता है। बट मीरियापोड्स में आपको क्या आ जाएंगे, सेंटीपीड, मिलीपीड। अब इसमें भी सेंटीपीड, मिलीपीड में भी क्लास बांटी गई है कि डिप्लोपोडा में मिलीपीड आएगी और चाइलोपोडा में सेंटीपीड आएगी, ठीक। इसमें भी क्लास है अंदर। तो डिवाइड करते जाते हैं फीचर के आधार पे, पहले फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऐसे फीचर के आधार पे हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो मिलीपीड जो है, ये मिलीपीड साइनाइड रिलीज करती है। साइनाइड जानते हो, पॉइजन है। तो साइनाइड मिलीपीड सिक्रीट करती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब उसको लगता है कि वो खतरे में है तो साइनाइड वो रिलीज करती है। साइनाइड एक पॉइजन है, तो खतरे में जब भी लगे कोई खतरा है उसके सामने, तो साइनाइड को सिक्रीट करती है मिलीपीड। और मैं इसकी रेस्पिरेशन में आपको बताऊंगा कि इसकी रेस्पिरेशन कैसे होती है, आपको समझाऊंगा कि ब्रोंकियल रेस्पिरेशन क्या होते हैं, गिल्स रेस्पिरेशन क्या होते हैं, बुक लंग्स क्या होती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होते हैं। ये जब लंग्स पढ़ाऊंगा वहां पे आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बताऊंगा कि कौन कैसे रेस्पिरेशन करता है। जैसे मछली गिल्स से करती है, गिल आपने नाम सुना होगा, गिल्स ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये पता रखना बहुत जरूरी है। तो ये अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे बांटे गए आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रो मतलब आप जानते हो, पोडा मींस पैर, आर्थ्रो मींस ज्वाइंटेड। आर्थ्रो में ज्वाइंट्स बोलते हैं ना, आर्थ्रोलॉजी आप जानते हो, ज्वाइंट्स की स्टडी होती है, हड्डी। तो आर्थ्रोलॉजी, तो आर्थ्रोपोडा, पोडा मींस पैर, आर्थ्रो तो ज्वाइंटेड लिम्स या ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ज्वाइंटेड मतलब कि बहुत सारे पैर हैं, और उसके आधार पर ये बांटे गए हैं कि 4 पैर, तो यहाँ पे 8 पैर होंगे। इंसेक्टा में 6 पैर है, मतलब 3 पैर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं कि स्पाइडर में कितने पैर होते हैं, तो इधर डालोगे। एराकिनिड्स है, उसमें 4 पैर होते हैं। 4 पैर मतलब कि एक पैर में 2, तो 4 पैर में 8 पैर। और इधर इंसेक्टा में हेक्सापोडा बोलते हैं, हेक्सा मतलब 6 होता है, पोडा मींस पैर, तो 6 पैर मतलब कि 3 पैर, एक पैर में 2 तो 3 पैर में 6 क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे। अब हम लोग इंसेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी है, इंसेक्ट की। ये इतना बता दिया तो आपको क्लियर होगा कि आप आर्थ्रोपोडा में कौन सा पढ़ रहे हो। ये पढ़ रहे हो आर्थ्रोपोडा में, समझ रहे हो ना, ये एंटोमोलॉजी में। बट सारा आर्थ्रोपोडा के अंदर डिवीजन है ये, ठीक है। कैसे है, आपने सुना होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, उस आधार पे। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम इंसेक्टा, जिसमें आप पढ़ रहे हो एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की स्टडी होती है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, आप समझ गए इंसेक्ट कहां आते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगी, अगर डायरेक्ट मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मुझे आपको एग्जाम निकलवानी है और वो इजी वे में निकलवाना है ना। तो चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तभी जाके समझ पाओगे कि हाँ कैसे निकालना है इजी वे में, रटना नहीं है। नहीं तो लोग रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं, रटते रहते हैं, अरे भैया क्या रट रहे हो, इंसेक्ट ये अगर पता है जो मैंने अभी पहले बताया तो आपको क्लियर है ना कि भैया इंसेक्टा क्लास कहां आती है, आर्थ्रोपोडा के अंदर कहां है, लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्ट जो है। और इंसेक्टा जो होती है, इसमें इंसेक्ट आती है, इंसेक्टा जो है लार्जेस्ट क्लास है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर जो मैंने बताया, तो क्लास में लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा। और लार्जेस्ट फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्टा आते हैं, मैंने दिखाया था आर्थ्रोपोडा वो लार्जेस्ट फाइलम है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो फाइलम में लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो मैंने अभी बताया था। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट वर्ग, क्लास मतलब वर्ग, लार्जेस्ट फाइलम।
ठीक है, याद रखना क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम कौन होंगे, आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग कौन है, इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब इंसेक्ट जिसमें आते हैं, कीट जिसमें आते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना। ये वर्ग, वर्ग बोलते हैं इसको, ये कीट है, ये कीट विज्ञान है, ठीक है। कीट जानते हो ना, डील करते रहे तो कीट कीट तो कितने जिंदगी में हम लोगों के कीट कीट से ही लेना देना रहता है 24 घंटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें बताता हूं कि आपको इंसेक्ट में आपको क्या जानना है, ये नोट करते जाओ। अब इंसेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंसेक्ट में मैंने क्या बताया था आपको, इंसेक्ट में अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट क्लास आपने समझ लिया, और इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी बोलते हैं, मैंने बताया था। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स पैर। 6 पैर वाले अगर हैं तो आर्थ्रोपोडा में तो आएंगे ही, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैर हैं, आर्थ्रोपोडा में वही जानवर आते हैं। लेकिन 6 पैर वाले इंसेक्टा में आते हैं, मतलब कि 3 पेयर लेग हैं, 3 पेयर ऑफ लेग हैं। तो 3 पेयर मतलब 1 पेयर 2 होते हैं, तो 3 पेयर में 6 लेग हो गए, तो 6 पेयर मतलब कि हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स पैर। तो इंसेक्टा में आते हैं वो सारे। लार्जेस्ट क्लास है जिसके अंदर इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट। पूरा समझ चुके हैं इसकी कैसे कहानी है। अब उसके बाद इंसेक्ट की जब बात करोगे तो क्या इसके पास होने चाहिए, यहां देख लो, मे और मे नॉट हैव विंग्स। विंग्स होते हैं ना, विंग्स उड़ने के लिए, पंख, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या लिखोगे, मे और मे नॉट हैव विंग्स। मे, पहला मे, इंसेक्ट के पास क्या होगा, मे हो भी सकता है, मे नॉट नहीं भी हो सकता है, हैव विंग्स। विंग्स जानते हो ना, पंख, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है इंसेक्ट्स में। दूसरा कंडीशन 3 पेयर ऑफ लेग, मैंने बताया उतने समय से 3 पेयर लेग होंगे, क्वेश्चन आते हैं, ये आ भी चुके हैं एग्जामों में। 3 पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर को 6 लेग भी बोल सकते हो ना, एक पेयर में 2, एक जोड़ा में 2, तो 3 जोड़ा में 6, 6 लेग्स। ये इस इंसेक्ट में क्वालिटी मिलेगी। 8 जब होगा पैर तो वो स्पाइडर में या स्कॉर्पियन में, बिच्छू में, मकड़ी में आपको 8 पैर मिलते हैं, तो वो मैंने एराकिनिड्स में डाला था और इसको इंसेक्टा में डाला था। इंसेक्ट्स की स्टडी इंसेक्टा हेक्सापोडा में होती है, ठीक है, जो मैंने पूरा बताया आपको। उसके बाद 1 पेयर ऑफ एंटीना, इनके पास 1 पेयर एंटीना। एंटीना देखते हो ना, कॉकरोच में देखोगे ऐसे निकले होते हैं एंटीना वगैरह, ऐसे पतले पतले ऐसे निकले होते हैं, उसको एंटीना बोलते हैं। वो किसी काम के होते हैं, ऐसे नहीं होते वो एंटीना। एंटीना का मतलब समझ ही रहे हो क्या है, और नहीं समझ रहे हो तो एंटीना समझ जाओगे जब मैं साइंस टेक समझाऊंगा एंटीना पूरा क्या होता है, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है, 1 पेयर एंटीना आपको इंसेक्टा जब भी आएगी तो 1 पेयर ऑफ एंटीना आपको मिल जाएगी, 1 पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है। ये 3 हो गए। चौथा अगर बात करें बॉडी के हिसाब से आप बांट सकते हो। चौथे में अगर बॉडी के हिसाब से बांटना हो तो बॉडी के हिसाब से आप बांट सकते हो, ठीक है। तो बॉडी के हिसाब से इनके बॉडी जो है 3 रीजन में डिवाइडेड है। कोई भी इंसेक्ट होगा, कोई भी कीट होगा, तो कभी भी जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, जो एंटोमोलॉजी की स्टडी करते हैं, जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट की स्टडी करेंगे उनको क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे इंसेक्ट की स्टडी, कैसे पहचानेंगे, कोई नया इंसेक्ट, नया कीट देखे हो तो कैसे पहचानेंगे कि भैया ये कीट है, ये कीट है, ये मकड़ी नहीं है, मकड़ी की प्रजाति नहीं है, ये कीट की प्रजाति है, कैसे पहचानोगे, कैसे, ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। इंसेक्ट के अंदर यही सारे होते हैं। उनके पास विंग्स होंगे, नहीं भी होंगे, चलो ठीक है। उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग, बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और 1 पेयर ऑफ एंटीना, उनके पास एंटीना होगा तो 1 पेयर ऑफ एंटीना होगा। और अगर बॉडी को डिवाइड करोगे तो बॉडी को 3 बॉडी रीजन्स होंगे, 3 बॉडी रीजन्स। इसको नोट करो, मैं आगे दिखाता हूं। 3 बॉडी रीजन्स होंगे। ये 4 चीज जान जाओगे तो हमको क्लियर होगी कि क्या है 3 बॉडी रीजन्स। 4th नंबर पे इसकी फीचर क्या है इंसेक्ट की, 3 बॉडी रीजन। जो शरीर है 3 भाग में बटा हुआ है, 3 बॉडी रीजन्स। कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होगा, अब 3 बॉडी क्या है, हेड, छाती और एब्डोमन, एब्डोमन का एरिया। तो हेड होगा इनका, सिर, थोरेक्स, छाती वाला रीजन लगभग, थोरेक्स, और उसके बाद एब्डोमेन, पेट वाला रीजन, ठीक है। तो हमारे शरीर में थोरेक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है क्या, डायफ्राम। डायफ्राम का नाम सुना होगा आपने, डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम जो है हमारे शरीर में थोरेक्स और एब्डोमेन, थोरेक्स और एब्डोमेन को डायफ्राम सेपरेट करती है। तो इनका हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन, 3 पार्ट में इनकी बॉडी, इनकी शरीर बटी हुई होती है। ऐसे देख के बताते हैं कि ये इंसेक्ट है। समझ में, इंसेक्ट कब बोलोगे, 4 फीचर देखोगे तब बोलोगे इंसेक्ट है।
तब बोला जाता है। नई खोज जब होती है ना किसी स्पीसीज की, इंसेक्ट की, तो ऐसे ही देखना पड़ता है मेनली कि भाई ये चीज है तो इंसेक्ट है ये। ठीक है, तो ये पता चला, ये सब काम आएगी बायोडायवर्सिटी में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम बताने में, लेकिन आपको मजा आएगा कि क्या है। मैंने बताया आपको हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। थॉरेक्स छाती का रीजन, एब्डोमेन पेट का रीजन। हेड जानते हो, हेड तुम्हारे पास भी है, सर ऊपर, ठीक है, पेट भी है, छाती भी है सबके पास। तो यहां पे भी ऐसे बांटे जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताऊं कि इंसेक्ट के बारे में मैंने जितना है ये फीचर्स बता दिया। ठीक है, इससे हमेशा इंसेक्ट पहचान लोगे। आप भी कहीं घूमोगे, नई स्पीसीज के लिए इंसेक्ट की खोज का घोषणा कर दोगे, मैंने एक इंसेक्ट खोजा है, तुम्हारे नाम आ जाएगी। ठीक है, ये आधार पे। अब मैं बताऊं इंसेक्ट जो होती है, इससे इंसेक्ट ओनली इनवर्टिब्रेट्स है। आप जानते हैं इनवर्टिब्रेट्स है, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ओनली इनवर्टिब्रेट्स, ओनली इनवर्टिब्रेट्स, ओनली सिर्फ एकमात्र इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बैकबोन नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ओनली इनवर्टिब्रेट्स विच आर कैपेबल ऑफ, विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। बाकी कोई भी इनवर्टिब्रेट्स उड़ते नहीं है, सिर्फ यही है। तो आप देखोगे कि ये उड़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट में जो ये उड़ते हैं सिर्फ यही हैं इनवर्टिब्रेट्स जो उड़ते हैं, बाकी कोई भी इनवर्टिब्रेट्स नहीं उड़ते हैं, इंसेक्ट ही हैं जो उड़ते हैं। तो इंसेक्ट्स आर ओनली इनवर्टिब्रेट्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाई, जो उड़ते हैं। और ये जो उड़ते हैं तो देखोगे आप हवा में ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाते रहते हैं, देखोगे तितली वगैरह, आपने बटरफ्लाई वगैरह ऐसे ऐसे। तो ये कैसे, इनको थकते नहीं है क्या? ये थकना चाहिए ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं पूरा कितने समय तक ऊपर आकाश में, हवा में। क्योंकि ये ट्रेहलोस सुगर यूज करते हैं, इसीलिए वो थकते नहीं है, वो एनर्जी का सोर्स का काम आता है। ट्रेहलोस सुगर डाइसैकेराइड है, सुगर डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मैं बताऊंगा। अभी ये सब समझो कि ये ट्रेहलोस सुगर यूज करते हैं, जिसके कारण ये थकते नहीं है हवा में, और पंख ऐसे 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 फड़फड़ाते रखते हैं। लेकिन ट्रेहलोस सुगर के कारण इनको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण ये थकते नहीं है। ट्रेहलोस सुगर दे यूज क्या, और यही यूज नहीं करते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कुछ यूज करते हैं, एक कोशिकीय फंजाई भी कुछ है, बैक्टीरिया भी कुछ है जो ट्रेहलोस सुगर का यूज करते हैं। बट उतना नहीं जाना है आपको, बस इसका याद रखना, दे यूज ट्रेहलोस सुगर, शर्करा, कौन सा? ट्रेहलोस शर्करा। इससे उनको एनर्जी मिलती है। तब ये इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, आपने देखा होगा मकड़ी को, क्या कहते हैं वो, बटरफ्लाई को देखा होगा, तो वैसे ऐसे 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 उड़ती रहती है ना। या बी को देखा होगा, मधुमक्खी को, तो हवा में जो ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, तो उनको थकती नहीं है वो इतने समय तक। तो थकना चाहिए ना, इसलिए नहीं थकते हैं क्योंकि ट्रेहलोस सुगर का यूज करते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को लेने के लिए, उस ऊर्जा से वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो यहां से ऊर्जा मिलती है ट्रेहलोस सुगर। ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड मैं बताऊंगा, ग्लूकोज का ही फॉर्म है, सुक्रोज के बहुत आसपास होता है, ये सुक्रोज के बहुत आसपास होता है। सुक्रोज जानते हो, टेबल सुगर जो आप चीनी में खाते हो, तो सुक्रोज के आसपास ही होता है। डाइसैकेराइड है एक तरीके, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। ठीक है, मैं बताऊंगा सब कुछ, चिंता नहीं करना, मैं एक एक चीज क्लियर करके चल रहा हूं। काम बायोलॉजी में भी आएगी, काम हर जगह आएगी। नहीं तो जिंदगी क्या है कि मैं जल्दी अगर बताऊं ना, आप भाग जाऊं ना, तो आप एक जगह देखोगे यहां, फिर दूसरे चैनल विजिट करते रहोगे, पलायन पे रहोगे हमेशा। यहां के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसको। ओनली इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कशेरुकाएं आपने सुना होगा, इनवर्टिब्रेट्स में अकशेरुकाएं बोलोगे, कशेरुकाएं जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये फ्लाई हो सकते हैं, एकमात्र हैं इनवर्टिब्रेट्स जो फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट। और ये ट्रेहलोस सुगर यूज करते हैं, जिनके कारण ये हवा में थकते नहीं है, पंख फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इंसेक्ट के बारे में, एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। अब इंसेक्ट के बारे में बताऊं तो इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स आपको पता चल गया, इनवर्टिब्रेट्स है, और ये इनके पास बैकबोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो किसके पास बैकबोन होता है कोई पूछे तो? रेप्टाइल, सरीसृप, बर्ड्स के पास होता है, मैमल के पास होते हैं, मैमल स्तनधारी, इन सब के पास क्या होता है? बर्ड्स हो गया, पक्षी, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, फिश हो गई, मछली हो गई, इन सबके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं। जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है वो इंसेक्ट हैं। ठीक है, उनमें एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट्स में, मैंने और कुछ बताया भी है पिछले लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच, तेलचट्टा, कॉकरोच। कॉकरोच की बात करो, इंसेक्ट में आते हैं। कॉकरोच की बात करो तो कॉकरोच जो है, कॉकरोच की जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, वो 370 मिलियन ईयर्स पहले के मिलते हैं।
370 मिलियन ईयर्स पहले के मिलते हैं। 370 मिलियन ईयर्स, सोचो कब का काल है ये, कब का? जुरासिक पीरियड चले जाओ, जुरासिक पीरियड में चले जाओ, डायनासोर्स थे, उस समय भी कॉकरोच हुआ करते थे, उस समय भी कॉकरोच थे। सोचो उस समय भी। हाँ ये मानूंगा, आज के जो कॉकरोच जो आपको दिखते हैं घर में ऐसे नहीं थे, कुछ अलग टाइप के थे, लेकिन कॉकरोच थे, अलग स्पीसीज हुआ करते होंगे, लेकिन कॉकरोच थे 370 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो डिड यू नो इंसेक्ट डेट बैक 370 मिलियन ईयर्स एगो। 370 मिलियन ईयर्स एगो की इसकी फॉसिल्स मिलती है, और हर कोई ये सोचते हैं कि डायनासोर पहले आए, बट द सच्चाई ये है कि कॉकरोच जो है वो 120 मिलियन ईयर बिफोर डायनासोर, 120 मिलियन ईयर, कॉकरोच जो है 120 मिलियन ईयर पहले डायनासोर से आ चुके थे। 120 मिलियन ईयर पहले आ चुके थे कॉकरोच, डायनासोर से पहले आ चुके थे। ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि डायनासोर पहले है, लेकिन ये कॉकरोच जो थे वो 120 मिलियन ईयर्स बिफोर द डायनासोर, जबकि डायनासोर पृथ्वी पे आकर पूरा अपना साम्राज्य बनाते, उसके पहले 120 मिलियन ईयर्स पहले, डायनासोर के पहले कॉकरोच आ चुके थे। और कॉकरोच की फॉसिल्स 370 मिलियन एगो पहले के मिलती हैं, कॉकरोच की फॉसिल्स जीवाश्म। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक रिसर्च हुआ स्लोवाक एकेडमिक का आपने नाम सुना होगा, स्लोवाक एकेडमिक, नहीं सुना है तो याद, ठीक है, स्लोवाकिया में है, स्लोवाकिया में स्लोवाक एकेडमी है, इन्होंने स्टडी किया कॉकरोच पे। तो कॉकरोच पे स्टडी किया तो इनको एंशिएंट कॉकरोच जो होते थे, पुरानी, ये पुराने है ना, अभी का समय नहीं है कॉकरोच, मानता हूं कि ये अभी के कॉकरोच जो हैं, अभी के जो तिलचट्टे हैं, ऐसा नहीं होगा, बट कुछ अलग होंगे उस समय के, इस समय फॉसिल्स मिलते हैं इनके जीवाश्म, है ना। और ये 120 मिलियन ईयर्स पहले आ चुके थे डायनासोर्स के, है ना। डायनासोर जब तक अपना पृथ्वी पे साम्राज्य बनाते उसके पहले आ चुके थे। और डायनासोर कैसे मरे, मैं सबकी बात ज्योग्राफी में करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना, उसकी पूरी थ्योरी बताऊंगा डायनासोर से, कैसे कैसे वो आए, कैसे कैसे जो एक्सेप्टेबल है। चिकजुलुक क्रेटर की बात करूंगा, चिकजुलुक क्रेटर का नाम आपने सुना होगा, तो चिकजुलुक क्रेटर, तो सब कहानी में बताऊंगा आपको, ठीक है। और भी क्या है, और कैसे वो आपने सुना होगा मीटोराइट्स वगैरह कैसे फॉल हुए, कैसे वो टेम्परेचर डाउन हुआ, वो सारी रीजन है। लेकिन उसमें लोग जो बताते हैं उसमें कुछ कमियां हैं कहीं पे, है ना, कि वो गिरने से नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ हुआ भी था, और भी कुछ हुआ था, कुछ मेटल्स वगैरह कुछ रिलीज हुए थे, वो सनलाइट को रोके थे, उसके कारण ठंडा आया था, कोल्ड एज आया था, और कोल्ड टेम्परेचर में रहने के आदि डायनासोर्स नहीं थे, इसलिए भी मारे गए। और भी रीजन है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, अच्छे से कहानी के फॉर्म में उसको थ्योरी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, रिसर्चर जो हैं स्लोवाक एकेडमिक ऑफ स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया बहुत फेमस है, आपको अगर पता होगा कुछ चीज के लिए, स्लोवाकिया, यहां से रिसर्च हुआ, और यहां से रिसर्च में पता चला कि कॉकरोच जो थे, कॉकरोच जो तेलचट्टा जो थे कॉकरोच, ये क्या खाते थे, ये एट द फीसेस ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर जो मल त्यागते थे ना, मल, उनकी जो लैट्रिन थी, जो मल त्यागते थे ना, पू, अच्छा पू बोला जाता है, अच्छा वर्ड है ये, कि पू बोलो तो अच्छा लगता है कि हाँ पू कुछ समझ में आ रहा है, पू बोलते हैं, फीसेस, पू, ठीक है। तो वो खाते थे डायनासोर्स के, कॉकरोच मल खाते थे। तो उनको पता चला रिसर्चर्स को, कॉकरोच के जो पेट है, उसके पेट में ऊट्स के टुकड़े मिलते हैं, ऊट्स के टुकड़े, है ना, ऊट्स मिलते हैं, ऊट्स, लकड़ी मिलता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं लकड़ी के। तो क्या है कि कॉकरोच जो है फीसेस खाते थे, डायनासोर्स के फीसेस खाते थे। और अनफॉर्चुनेटली डायनासोर्स की जो पू होती है, डायनासोर्स की जो बाथरूम होती है, लैट्रिन होती है, फीसेस जो होती हैं, जो मल त्यागते हैं, उसमें लिटिल पीसेस ऑफ वुड, छोटे छोटे उस मल में उड़ हुआ करते थे डायनासोर्स के, ठीक है, छोटे छोटे उड़ के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे। क्योंकि ये लकड़ी खाते थे, क्योंकि ये कॉकरोच उनके मल खाते थे, उनके लैट्रिन पार्ट खाते थे कॉकरोच डायनासोर के, तो इनके बॉडी में, कॉकरोच के है ना बॉडी में ये मिला। लेकिन कॉकरोच जो है वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, कॉकरोच जो है डू नॉट डाइजेस्ट वुड, पाचन इसको पचा नहीं सकता है, वुड को पचा नहीं सकता है, और इस चक्कर में इन कॉकरोच की मृत्यु भी हुई। इस चक्कर में कॉकरोच की, क्योंकि कॉकरोच जो है वो डायनासोर्स के फीसेस खाते थे, पू खाते थे। डायनासोर्स के पू में, क्योंकि डायनासोर्स लकड़ी का पार्ट उनके पू में मिलता था, ऊट्स पार्ट, क्योंकि ऊट के प्रोडक्ट भी वो खाते थे डायनासोर्स, है ना, ऊट वाला रीजन जो होता है ना, जैसे पेड़ पौधे के, तो फल वगैरह खाते होंगे, कुछ ऐसा खाते होंगे, तो उनके जो लैट्रिन पार्ट है
उनका जो पू है, उनका जो फीसेस है, उनका जो मल है, उसमें लकड़ी के टुकड़े होते थे। और क्योंकि वो मल को कॉकरोच खाते थे, तिलचट्टा खाते थे, तो उनके बॉडी में ये ऊड का पार्ट पहुंच गया और ऊड को पचा नहीं सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं कॉकरोच, तो इनके चक्कर में इनकी मृत्यु भी होती थी कॉकरोच की। लेकिन वो कॉकरोच जो उस समय थे, वो कॉकरोच आज के कॉकरोच से अलग थे थोड़ा, लेकिन थे। तो ये स्टडी हुई थी, ठीक है। तो कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच कुड नॉट डाइजेस्ट क्या, वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, जो इनके बाथरूम में मिला करता था, डायनासोर्स के बाथरूम में, ठीक है, उनके मल में, ठीक है। तो इसलिए वो मारे गए, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। और डाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझना उसमें कैसे है, बट कॉकरोच की एक खासियत और है। कॉकरोच में स्टडी हुई और कॉकरोच की स्टडी में यह पता चला कि कॉकरोच जो अभी की दुनिया है, जो अभी में जो एंटीबायोटिक्स की प्रॉब्लम चल रही है कि एंटीबायोटिक्स हमें नए नए मिल रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजन्स है, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो हमें नए एंटीबायोटिक्स चाहिए। तो नए एंटीबायोटिक्स चाहिए तो खोज चल रही है कि नया एंटीबायोटिक्स कैसे मिले। तो वो कॉकरोच के ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन सेल में, उसके ब्रेन में, ब्रेन टिश्यू में बहुत ही एंटीबायोटिक्स का स्कोप है। फ्यूचर में बहुत बड़ा उम्मीद लगाई जा रही है कि कॉकरोच के ब्रेन टिश्यू से एंटीबायोटिक्स निकलेंगे। कभी भी क्वेश्चन आए तो एंटीबायोटिक्स का, कॉकरोच का नाम आया। फ्यूचर में अगर बात आई कि फ्यूचर में एंटीबायोटिक्स कहां से ज्यादा मिल सकता है, तो कॉकरोच के ब्रेन टिश्यू से। बग वगैरह से भी मिल सकता है, खटमल वगैरह होते हैं अलग अलग, उनसे भी मिल सकता है। अलग अलग स्पीशीज कॉकरोच में ब्रेन टिश्यू में बहुत पाए गए हैं। तो इंसेक्ट वो क्लास है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स के स्कोप है, जो फ्यूचर में हमें एंटीबायोटिक्स वहां से मिलेंगे और हम अलग अलग जो पैथोजेंस हैं, जो बीमारी करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें हम यूज करेंगे उस एंटीबायोटिक्स का। क्योंकि जो एंटीबायोटिक जो हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे पेनिसिलिन आप जानते होंगे, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से मिली थी, पहली एंटीबायोटिक्स थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो एंटीबायोटिक जो हमारे पास हैं, हमने ऐसा गलत मिसयूज किया है दवाइयों का कि उसके कारण हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया हैं और जो बाहर के बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब उस एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उन बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता है, तो हमें नई एंटीबायोटिक्स की खोज करनी जरूरी है। वो नई एंटीबायोटिक्स का स्कोप फ्यूचर में दिख रहा है कि कॉकरोच के ब्रेन सेल से आप एंटीबायोटिक को निकाल सकते हो, और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं, बग्स वगैरह हैं, वहां से भी निकाल सकते हो। तो खटमल वगैरह भी हैं, वहां से भी निकाल सकते हो, और भी स्पीशीज है, बट कॉकरोच सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, आपके लिए फायदेमंद भी है। कॉकरोच जितनी बीमारी फैलाता है, कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है हमारी मानव प्रजाति के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो एंटीबायोटिक्स बहुत बड़ी आज के दुनिया में बहुत बड़ी वो बन चुकी है कि एंटीबायोटिक्स अब कहां से ले, नई एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। तो एक हमारा ये दिख रहा है रास्ता कि यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कॉकरोच के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कॉकरोच के बारे में। अब बताता हूं मैं आपको इंसेक्ट, फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम कहां बनी है, पहली इंसेक्ट म्यूजियम कहां बनी है, कोई किसी को पता है तो बताओ। फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। और बटरफ्लाई पार्क, पहली बटरफ्लाई इंक्लोजर कहां बनी है, पहली बटरफ्लाई इंक्लोजर कहां बनी है, कहां पे। क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको कोई तैयारी कर रहे हैं, पहले से क्वेश्चन लगाए होंगे तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन ये आ चुके। तो आप बताएं कि कहां ये पहला आपको मिलेगा, कि कहां ये बना है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में आप बताएं, तब तक और भी चीजें बता रहा हूं। आर्थ्रोपोड्स में बग्स आते हैं, बग्स खटमल वगैरह रिलेटेड जानते होंगे। आर्थ्रोपोड्स में बग्स आते हैं, बग्स मतलब ट्रू बग्स जो होते हैं, एक्चुअल ट्रू बग्स, जो कि ये बिलोंग करते हैं एक्चुअली इंसेक्ट को बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट है ना, मैंने सारी कहानी बता चुकी, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो गए आप। विच इंक्लूड इंसेक्ट, इंसेक्ट इसके अंदर ट्रू बग्स के अंदर आते हैं। इंसेक्ट ट्रू बग्स में कौन कौन से बग है भैया, तो ट्रू बग्स में स्टिंक बग है, लीफ फुटेड बग्स है, इंस्टिंग बग्स, लीफ पत्ता जो है ना उनका पत्ते के जैसा फूट होता है, लीफ फुटेड बग्स, ठीक है। ये सारे बग्स किसमें, इंसेक्ट में आते हैं। तो जितने भी बग्स हैं वो सारे इंसेक्ट हैं, लेकिन हर इंसेक्ट बग नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन आ गया, जितने भी इंसेक्ट हैं, ऑल बग्स आर इंसेक्ट, लिख देता हूं मैं, ऑल बग्स। मैंने बताया आर्थ्रोपोडा में बग्स, ट्रू बग्स जो है, जो कि इंसेक्ट में आते हैं, और उसके एग्जांपल जो देखोगे, एग्जांपल के तौर पे एक स्टिंग बग है, लीफ फुटेड, लीफ मतलब पत्ता है, पत्ते के तरफ फुट मतलब पैर, वैसे बग हैं, ठीक है। तो ऑल बग, जितने भी बग हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट है, लेकिन सारे इंसेक्ट जो है बग नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिखो ऑल बग्स, खटमल वगैरह रिलेटेड जो होते हैं ना, ऑल बग्स आर इंसेक्ट,
ठीक है, हर पूरे के पूरे हिंदी में लिख लेना, जितने भी बग्स होते हैं खटमल रिलेटेड जो होते हैं वो सारे के सारे कीट होते हैं, लेकिन ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट बग्स, तो उल्टा संभव नहीं है। तो जितने भी ऑल बग्स आर इंसेक्ट्स बट ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट बग, बट ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट बग। ठीक है, तो सारे बग इंसेक्ट है लेकिन उल्टा संभव नहीं है, ये नोट कर लेना। उसके बाद बात करो तो एस्टिमेट अगर किया जाए रेशियो ऑफ इंसेक्ट टू ह्यूमन, इंसेक्ट से ह्यूमन का रेशियो की बात करोगे, तो 200 मिलियन रेस टू 1। एक सोचो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी, ये तब फीलिंग आएगी जब मैं अभी डाइवर्सिटी बताऊंगा कितनी है इंसेक्ट की संख्या, स्पीसीज की। 200 मिलियन रेस टू 1 का आपको रेशियो मिलेगा, जो एस्टिमेटेड रेशियो है इंसेक्ट टू ह्यूमन, ये एस्टिमेटेड रेशियो है इंसेक्ट टू ह्यूमन की रेशियो है, इंसेक्ट टू ह्यूमन की रेशियो है। ठीक है, 200 मिलियन रेस टू 1 ये रेशियो है, सोचो एस्टिमेटेड। और टोटल 1.8 मिलियन स्पीसीज है अर्थ पे, जो एस्टिमेटेड है, जिनको हम लोगों ने खोजा है। और भी स्पीसीज है जो कि आगे उम्मीद लगाई गई है कि आगे हमें वो सारी स्पीसीज मिलेंगी और उसका नामकरण करेंगे। 1.8 मिलियन स्पीसीज है, 18 लाख के आसपास। ठीक है, उसमें से 1 मिलियन तो इंसेक्ट ही है, 1 मिलियन स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही है पूरी स्पीसीज से, पूरी जाति में। बायोलॉजी में बात करोगे लिविंग थिंग में, तो इंसेक्ट की स्पीसीज की संख्या जो है, स्पीसीज मतलब जाति, 1 मिलियन के आसपास जाति है, 1.8 मिलियन तो पूरी है जो हम लोगों ने खोजा है। उम्मीद तो बहुत लगाई गई है कि और भी है, बट जितना हम लोगों ने खोजा है 1.8 मिलियन है। 1 मिलियन तो स्पीसीज इंसेक्ट है। अगर इंसेक्ट किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं ना, मैंने बताया था। तो आर्थ्रोपोडा भी इंक्लूड कर लोगे तो 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन जो है स्पीसीज जो आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। तो आपको पता है ना, आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्ट है एक्चुअली, है ना, मैंने बताया था। तो आर्थ्रोपोडा को कंसीडर कर लोगे, जो कि इनका इंसेक्ट है, उसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, तो 1.2 मिलियन। और सिर्फ इंसेक्ट कंसीडर करोगे तो लगभग 1 मिलियन स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ही मिलेंगे 1.8 मिलियन में। टोटल इतना है, उसमें से 1 मिलियन तो इंसेक्ट ही है। तो सोच लो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। टोटल 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ, 1 मिलियन ऑफ देम आर इंसेक्ट, 1 मिलियन तो इंसेक्ट ही है। ठीक है, और इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड्स को भी इंक्लूड कर लोगे जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया, तो 1.2 मिलियन, 12 लाख आपको मिलियन, 12 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, तो 1.2 मिलियन 12 लाख। 12 लाख स्पीसीज किसके हैं, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स के हैं, जिनके अंदर मैंने बताया था एराकेनिड्स है, क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट्स हैं, जो मैंने बताया है। समझ रहे होगे, क्योंकि इसलिए मैंने बता दिया था ये सारी चीजें। ठीक है, तो सोच लो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी इनके पास है। ठीक है ना, मोस्ट एबंडेंट है ये लोग स्पीसीज में, और इनकी स्पीसीज आज भी खोजी जा रही है। और ब्राजील के फॉरेस्ट में, अमेजॉन फॉरेस्ट में इनकी मिलती रहती है बहुत सारी स्पीसीज इनकी। ठीक है, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ग्रेटा थॉनबर्ग का नाम किसने सुना है, सबने सुना होगा। 16 साल की बच्ची, अब तो 19 साल के आसपास हो चुकी है। स्वीडिश एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल कैंपेनर है वो, स्वीडन के एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो, ग्रेटा थॉनबर्ग। जितने लोगों ने सुना, वो लोग कहेंगे यहां कैसे आ गई ग्रेटा थनबर्ग, लोग कहेंगे यहां कैसे ग्रेटा थनबर्ग की कहानी है। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में यहां पे कुछ चीजें हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडिश एक्टिविस्ट है, आपको पता है। उनके नाम पे एक टाइनी बीटल, एक छोटा सा बीटल, जो मैंने बीटल का नाम दिया था, इनके नाम पे नाम दिया गया है नेलोप्टोड्स ग्रेटा। एक टाइनी बीटल है, छोटा सा बीटल, खटमल टाइप का। ठीक है, इसका नाम इनके नाम से किया गया है, ग्रेटा थनबर्ग के नाम से इनका नाम किया गया है। इस बीटल जो खोजी गई है ना, इस बीटल का नाम जो है इनके नाम से किया गया है, नेलोप्टोड्स। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, नेलोप्टोड्स ये है। तो नेलोप्टोड्स ग्रेटे जो है ये इनके नाम से, ग्रेटा, ठीक है, इनके नाम से ये टाइनी बीटल जो है, ये एक तरीके से छोटा सा झिंगूर बोलते हैं ना, झिंगूर टाइप का वो बीटल बोलते हैं, बग्स खटमल वगैरह होते हैं, तो वो है, ये उनके नाम पे किया गया है। जो कि ये लड़की आप जानते होंगे, यूरोप की 16 ईयर ओल्ड, उस समय जब स्टार्ट की थी इन्होंने, एक्टिविस्ट जो ये हैं, और जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं उनको चैलेंज कर दिया था कि आप मिटिगेशन एक्शन क्लाइमेट चेंज पे लो, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उस पर काम करो।
तो इनको लोग पगली पगली बोलते थे, क्या है पगली है, पगली तो क्या बोलती है, ये बाहर धरने पे बैठ गई थी कॉलेज के बाहर और रोड पे बैठ गई थी, लोग इसको पगली पगली बोलते थे कि पागल क्लाइमेट चेंज की बात करती है, इतना दुनिया तो कोई कर नहीं रहा है। इस लड़की ने 16 साल की लड़की ने चैलेंज किया सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सारे दुनिया के सारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि भाई क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उस पर मिटिगेशन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। लोगों ने शुरुआत में पगली बोला, बाद में इसी के दीवाने हो गए सारे। तो लोग बोला जाता है ना, एकला चलो रे, एक बार अकेले चलकर तो देखो सारी कारवां आपके पीछे लग जाएंगी, पूरे लोग आपके पीछे लग जाएंगे। तो ये लड़की उसकी एग्जांपल है। उसके नाम पे देखो एक स्पीसीज का नाम हो चुका है, एक टाइनी बीटल झिंगू टाइप की चीज स्पीसीज वो मिली है इनके नाम पे, इनके रिस्पेक्ट में नाम पे नेलोप्टोर्स ग्रेटा नाम रखा गया है उस स्पीसीज का, उस बीटल का। सोचो ये होती है जिसको पगली बोला जाता था कभी, मे बी यस, लोग उसको बोलते थे क्या बैठी है धरना पे, ठीक है ना, और क्लाइमेट चेंज के लिए बैठी थी, ये दुनिया के लिए बैठी थी, ठीक है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठी थी। और इसीलिए देखो कहां से कहां पहुंच गई। जो लोग जानते हैं ये लड़की अब कहां है और क्या हो चुकी है, सबको पता होगा। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं सर्च करो, और नहीं करोगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैं पूरा पढ़ाऊंगा ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे पॉलिटिकल लीडर्स को जो इन्होंने क्लेम किया है, जो चैलेंज किया है कि आप इससे ध्यान दें, इस पे काम करें, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो लड़की है जो इन्होंने 16 साल की लड़की, सुनो 16 साल की लड़की, इसने स्टार्ट किया था ये बात, है ना, आंदोलन, एक्टिविस्ट है ये, स्वीडन की है, स्वीडन की। अभी तो 19 साल के आसपास की हुई है लगभग, ठीक है। अब मैं ये सोचो, ये क्वेश्चन आ गया तो लोग समझ जाओ कि बस ग्रेट अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर मैं बात करूं इंसेक्ट की, बात करूं इंसेक्ट की, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत होती है इनके पास। इंसेक्ट्स की जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है, एडाप्टेशन बहुत है, ग्रेट अमाउंट ऑफ, ग्रेट, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है मैं समझाऊंगा अभी थोड़ा सा, और बाद में इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एडाप्टेशन पढ़ना, एक चैप्टर भी एडाप्टेशन, अनुकूलन, याद रखना पढ़ना भी। ग्रेट अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब लोग कहेंगे कि भाई इंसेक्ट जो है, मच्छर, मच्छर ले लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मच्छर की बात करते हो तो मच्छर को क्या हम जीत सकते हैं इनसे जंग? कभी नहीं जीत सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इंसेक्ट्स की जो एक्सोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनती है, काइटिन की बनी होती है, तो इन पे एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। काइटिन की बनी है, इनके बॉडी से मॉइस्चर का भी लॉस नहीं हो पाता है, इनके शरीर पे क्यूटिकल एक लेयर बनी होती है, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन है काइटिन। जिन्होंने पढ़ा है कभी ना कभी सुने होंगे, नहीं तो मैं बार बार टर्म यूज करूंगा अलग अलग जगह पे, सेल में भी यूज करूंगा। तो काइटिन किस ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल काइटिन से बना होता है? फंजाई है, कवक है क्या? सोचना, बताऊंगा, ठीक है। तो काइटिन एक्सोस्केलेटन है, बाहर की जो स्केलेटन है वो मच्छरों की, इंसेक्ट्स की काइटिन की बनी होती है। इन पे एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं होता है, कितनी भी एनवायरनमेंट चेंज होती है इन पे प्रभाव कम होगा। इनकी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन प्रजनन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इनसे जीत पाना संभव नहीं, नामुमकिन है, मे बी, ठीक है। तो अभी तक तो देख लो, मच्छरदानी लगाते हो, मॉर्टिन लगा रहे हो, कुछ अभी कॉलर्स पे बच्चों को लगा दिए जाते हैं, जिसके चक्कर में जो मच्छर हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूर भागेंगे। आप आजकल बहुत सारी चीज आ गए हैं, मॉर्टिन है। लेकिन इंसेक्ट से आप जंग नहीं जीत सकते हो, क्योंकि इंसेक्ट की जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, जो एडाप्टेशन है एनवायरनमेंट में, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सोस्केलेटन जो है उनकी इस काइटिन की बनी हुई है, और उनके एनवायरनमेंट का उनपे प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके थिक क्यूटिकल बना हुआ, एक क्यूटिकल एक लेयर है जिससे उनके शरीर के मॉइस्चर लॉस नहीं होते हैं। उसके साथ साथ वो उड़ सकते हैं, तो वो एक प्रीडेटर जो होते हैं, शिकारी, शिकार जो आप समझते हो, वो बच सकते हैं प्रीडेटर से, क्योंकि ये उड़ सकते हैं। उसके साथ ये क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो किसी भी बदले हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को ये सर्वाइव कर पाते हैं। है ना, डीडीटी का यूज जो किया है ना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन की कहानी में सब कुछ बताऊंगा, मच्छरों पर यूज की गई थी। अभी के लिए आप इतना समझोगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इनके पास बहुत है, यानी कि एडाप्टेशन किसी भी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मच्छरों से जंग जीतना मुश्किल है, ठीक है, मच्छरों से जंग नहीं जीता जा सकता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में मच्छरों पे कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उससे बचने की कोशिश की गई है, क्योंकि मच्छर जो है प्रॉब्लम कहां करते हैं, जब वो वायरस ट्रांसमिट कर देते हैं हमारे बॉडी में। वायरस, यस, येलो फीवर नाम सुने हो, येलो फीवर। उसके बाद एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, अब मैं मलेरिया नाम सुना होगा नहीं, लेकिन वो वायरस नहीं है, प्लाज्मोडियम है। तो मॉस्किटो के द्वारा कुछ वायरस भी ट्रांसमिट किया, वेस्ट नाइल वायरस, येलो फीवर वायरस, मलेरिया, ये कुछ वायरस से होते हैं, कुछ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होते हैं। तो मॉस्किटो के द्वारा इतनी बीमारी फैलाई जाती है, इसलिए प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि मॉस्किटो बीमारी फैलाते हैं। तो
लेकिन उनसे जंग जीतना मुश्किल है क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी है। उनकी एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी हुई है। काइटिन की इन्वायरमेंट का काइटिन पर असर बहुत कम होता है और इनके जेनेटिक एडाप्टेशन वेरिएबिलिटी बहुत है, तो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। इनका हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रजनन ज्यादा करते हैं तो स्पीसीज ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो ये और कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। आप जानते हो मच्छरों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कभी क्वेश्चन पूछे एनवायरमेंट क्या कहते हैं इंटरव्यू में तो बता देना क्यों मच्छरों से जंग जीतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब कि इनका एडाप्टेशन की क्षमता है, एडाप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये बात है कि द रिजल्ट जो है रैपिड एडाप्टेशन ऑफ पॉपुलेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है तो रैपिड एडाप्टेशन जो इनके पास है उनके चक्कर में ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि इनके पास एडाप्टेशन है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है और आपने देखा कि इनकी एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी हुई है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रजनन ज्यादा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा अंडा देते हैं। इसलिए जो रैपिड एडाप्टेशन ऑफ पॉपुलेशन टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है तो इनकी पॉपुलेशन की रैपिड बहुत ही तेजी से एडाप्टेशन हो जाते हैं उस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में। जो पर्यावरण बदलती है उस बदले हुए पर्यावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं ये। तो कैसे मरोगे, ठंडी आ गई, एकदम ठंडी, एकदम ठंडी, तो भी देखो ठंडी में ये लोग क्या हो जाते हैं, अभी ठंडी चल रही है, घर में दिखेंगे नहीं, कहीं ना छुप के बैठे होंगे। तो इनके पास जुगाड़ है, गर्मी में देखते हो पूरा सर पे आने लगते हैं, तो सोच लो, ठीक है। तो ये है एंटोमोलॉजी की थोड़ी सी जानकारी। और बेनिफिट्स की बात करूं उससे पहले मैं इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर इन इंडिया, बटरफ्लाई इंक्लोजर पहला कहां है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई। किसी को पता है बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं, इंक्लोजर इन इंडिया? किसको पता है पहले बताओ बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? नहीं पता है तो कमेंट करके बताना, मैं बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा। और उसके साथ में इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर इन इंडिया कहां है कमेंट करके बताओ, जिसको पता है बताएं। तो ये कहां है, बैनरघट्टा नेशनल पार्क नाम सुना है किसी ने? बेंगलोर के पास कर्नाटका में है बैनरघट्टा नेशनल पार्क। बैनरघट्टा नेशनल पार्क 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था इसको। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1974 में नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था, ठीक है। 1970 के आसपास ये बना था नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित किया गया था, नियर बैंगलोर, नियर बैंगलोर। कहां है ये बैंगलोर, कर्नाटका, ठीक है। तो यहां पे ये बना है इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर इन इंडिया, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि 1974 में नेशनल पार्क घोषित हुआ था, बेंगलोर के पास है, कर्नाटका। सिक्किम बटरफ्लाई रिजर्व कहां है, सिक्किम में भी बटरफ्लाई रिजर्व बनी है, जानते हो ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपने सुना होगा कि अलग अलग चीज, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सिक्किम में बटरफ्लाई रिजर्व बना है, कहां है, सिक्किम, सिक्किम बटरफ्लाई रिजर्व। क्या होगा बटरफ्लाई की, यहाँ पे अलग अलग प्रजाति है स्पीसीज की बटरफ्लाई की, उसकी स्टडी की जाएगी। और बटरफ्लाई हमें देखने में जानते हो कितना अच्छा लगता है, तो एक अलग फीलिंग है खुशी की, स्पीसीज को देख के जानते हो ना, अलग अलग प्रजाति को देख के कितना, और ये फूलों पे बैठते हैं तो कैसा लगता है, ये बटरफ्लाई ऐसे ऐसे मंडराते रहते हैं, अपने अपने पंखों को ऐसे ऐसे करते रहते हो, एक देखने की होती है ना कि देख के खुशी को अनुभव करना, खुशी का वो भी चीज है। बाकी बटरफ्लाई को स्टडी कर रहा है तो बटरफ्लाई का एक रीजन है क्यों बटरफ्लाई को इतने पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सिक्किम और भी रीजन है, उतना जानना जरूरत नहीं, बिकॉज एंटोमोलॉजिस्ट की बात हो जाएगी फिर तो बहुत अंदर घुस जाओगे। सिक्किम बटरफ्लाई रिजर्व, जितना आपके काम के हिसाब से मैंने बताया है, और थोड़ा बहुत मैं और एनिमल किंगडम जब पढ़ाऊंगा वहां पे भी थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। कहां है, रंग रंग, नाम सुनो, कहां है ये, सिक्किम में ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो रंग रंग आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई, सिक्किम बटरफ्लाई रिजर्व है, रंग रंग सिक्किम में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये दोनों चीज, ठीक है। कब क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। और ये दो के अलावा सिक्किम में आपको पता होगा कि सेंट्रल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गंगटक में घोषित की गई है, एक आने वाली है ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनिक फार्मिंग जानते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं जानते तो बताऊंगा, वो घोषित यहीं पे है, जो प्रपोज है सिक्किम में गंगटक, वहां पे प्रपोज है, मैं बताऊंगा आगे चल के उसको, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम कहां बना है, फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम बताओ कहां बना है, पहला इंसेक्ट म्यूजियम इंडिया में कहां बना है, और जहां बना है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस है,
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस कोयम्बटूर में तमिलनाडु में पहला इंसेक्ट म्यूजियम बनी है। पहला इंसेक्ट म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम नहीं जानते होगे तो मैं अलग से बताऊंगा, यहां जरूरत नहीं है म्यूजियम की पोल खोलने की, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक्चुअली म्यूजियम वगैरह बताऊंगा उसमें, बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम वगैरह नीट वालों को बताना है, उनके सिलेबस में है, ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड में। बट आपको उतना बताने लोगों तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीजें ऐसा लगेगा कि पूरी कोर्स ही चल रही है एक तरीके से, तो उतना नहीं, जो काम की चीज आपको समझ में आ रही है, ये सब काम की चीजें हैं। तो क्या बताया, पहला फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। कभी क्वेश्चन आ गया तो बहुत जल्दी, इंसेक्ट इधर ही आसपास में बना है, किसको पता है बताओगे कि 2016, 2017, 2018 कब बना है। फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम तमिलनाडु कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर कहां पे। अब इसमें क्वेश्चन अंदर घुस के पूछ दे तो बता देना कि मैं बता ही दे रहा हूं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस में, कोयम्बटूर के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें आपको ये मिल जाएगी म्यूजियम, यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम तमिलनाडु कोयम्बटूर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको ये म्यूजियम मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है। और जो लॉबी ऑफ म्यूजियम है वो डिपिक्ट थीम बग्स आर किंग। जो म्यूजियम की लॉबी है, जो लॉबी जो है म्यूजियम की, ये म्यूजियम की जो लॉबी है ना, वो क्या बताती है, उसकी थीम क्या है, डिपिक्ट्स, थीम क्या है उसकी ना, बग्स आर किंग। अब समझ जाओ, बग्स आर किंग, राजा हैं ऐसा बोला गया। बग्स जो खटमल की इतनी जानकारी बीटल बग्स की मैंने बताई है ना, तो ऐसा लॉबी जो है म्यूजियम की लॉबी, उस लॉबी में ये बताया गया है कि द लॉबी ऑफ म्यूजियम डिपिक्ट्स, थीम क्या है, बग्स आर किंग, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये आज मैं इतना बताया आपको, उसके बाद कुछ चीजें और बता दूं, है बहुत सारी चीजें यार, लेकिन ये चीजें जो काम की है मैं बता दे रहा हूं आपको। और क्या बता दूं, और क्या बता दूं, एक एंटोमोफोबिया भी होती है, आपने सुना होगा तो, एंटोमोफोबिया किसी को पता है। एंटोमोफोबिया, फोबिया मतलब डर होता है, तो इंसेक्ट से डर होता है ना, इंसेक्ट कहीं मच्छर है, कुछ बीटल है, कुछ खटमल है, कुछ कुछ झिंगूर है, उससे डर एक, ग्रास ऑफर टिट्टा वगैरह है ना, देखो लोकस्ट अटैक हुआ था वो जानते होगे, तो डर एक होते हैं ना, एंटोमोफोबिया उसको बोलते हैं, एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, फियर, किससे फियर, एंटोमो मतलब इंसेक्ट, जो पढ़ा रहा हूं एंटोमोलॉजी, सीधी सी बात है। तो एंटोमोफोबिया मतलब कि डर किससे, इंसेक्ट से। तो एंटोमोफोबिया भी बहुत लोगों को होता है, ये ध्यान रखोगे। और आपसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं, एंटोमोफोबिया के अलावा और क्या प्रॉब्लम है इंसेक्ट से और क्या प्रॉब्लम लोगों को होती है, तो आपको अगर पता होगा तो ध्यान से सुनना। एक डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस है, डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस, ये थोड़ा सा लेवल आपके लिए ज्यादा है लेकिन बता दे रहा हूं कुछ। पैरासाइटोसिस ये क्या है पता है, एक मेंटल प्रॉब्लम है लोगों को, मेंटल प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस एक मेंटल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये पता चलता है कि जो ये बिलीफ है, किसी की एक विश्वास हो जाती है कि मुझे एक बग, एक माइट, एक वर्म, कोई इंसेक्ट मुझे काट रहा है, ऐसा फीलिंग होती है। एक्चुअली काटता नहीं है, एक मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, उसको बोलते हैं डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस। ये लगता है ऐसा कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे मेंटली उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे कोई काट रहा है, कोई खटमल, कोई मच्छर, ऐसे कोई काट नहीं रहा है एक्चुअली उसको, लेकिन उसको ऐसा फील होने लगता है कि मुझे कोई काट रहा है, कोई दीमक, कोई बग, कोई खटमल, कोई झिंगूर ऐसा उसे काट रहा है, ऐसा उसको फील होता है। तो इस प्रॉब्लम को, मेंटल प्रॉब्लम है लोगों को, तो मेंटल डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस बोलते हैं। और इसको एक सिंड्रोम से नाम से भी जाना जाता है। एक ये थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन आप बस ध्यान रखना क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है, कभी आप लोगों ने सुना होगा तो, एगबॉम सिंड्रोम, ठीक है। एगबॉम सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस को एगबॉम सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और स्वीडिश न्यूरोलॉजिस्ट थे कार्ल इकबॉम, स्वीडन के न्यूरोलॉजिस्ट थे कार्ल इकबॉम, उनके नाम से है ये। और एक और इकबॉम सिंड्रोम होती है, उतना नहीं समझना है, बट आप इतना डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस, जो कि एक लोगों को ऐसा लगता है काल्पनिक एक तरीके से कि बस उनको कोई काट रहा है ना, ऐसा फीलिंग आने लगती है कि उनको कोई, मतलब कि बिलीफ हो जाती है बॉडी में कि कोई बॉडी को इन्फेस्ट कर रहा है, काट रहा है, इनविजिबल बग जो दिख नहीं रहे हैं, टर्माइट्स, बग, बीटल, कुछ भी इंसेक्ट वगैरह उसको काट रहे हैं, जो कि उसका एक्चुअली नहीं होती है। तो ये फीलिंग है, मेंटल प्रॉब्लम है लोगों को, ठीक है। तो उसको डेल्यूजरी पैरासाइटोसिस बोलते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको इकबॉम सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
ठीक है। और आपको अगर पता होगा तो फोबिया के ये एक तरीके से डर ही है ना, कुछ काट नहीं रहा, एक्चुअल कुछ नहीं है, लोगों को लग रहा है मुझे काट रहा है कोई, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। आपने नाम सुना है ट्रिस फोबिया की बात चल रही है तो बता ही दूं। फोबिया, ट्रिस्काइडेकाफोबिया, फोबिया मतलब डर, आपको बताती है। ट्रिस्काइडेकाफोबिया जो है ये ऐसा है कि फियर ऑफ नंबर 13, फियर ऑफ नंबर 13, 13 नंबर को मनहूस नंबर माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर को मनहूस नंबर माना जाता है। सुने हो कभी? उससे एक डर की, फियर ऑफ 13, लोगों को डर है 13 नंबर से, उसको बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। मतलब आप कहीं बिल्डिंग में चले जाओ, कुछ अपार्टमेंट में चले जाओ, वहां पे आपको 11 नंबर रूम मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा, 13 नंबर नहीं मिलेगा। 12A 12B 12C कर देंगे, उसके बाद 14 कर देंगे, 13 नहीं मिलेगा। ऐसे अपार्टमेंट है, ऐसे कॉलोनी है, ऐसे आपको कॉलोनी मिल जाएगी, ठीक है। तो 13 नंबर का ये डर है। बहुत सारे खिलाड़ी 13 नंबर का जर्सी नहीं रखते हैं। आपको पता होगा अपोलो मिशन जो थी, अपोलो मिशन में ऑक्सीजन टैंक आपको एक्सप्लोड कर गई थी, वो 13 तारीख का ही डेट था, 13 तारीख के। आपको अगर पता होगा तो अपोलो मिशन में आपने सुना होगा, तो अपोलो मिशन जो है वो 11 अप्रैल और 13 बज के आपको यहां से निकली थी 1970 में। और उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, 13 से रिलेटेड है, ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोजन हुआ था, 13 अप्रैल की बात है सारी। तो 13 है जो अच्छा दिन नहीं माना जाता है, ये तारीख अच्छी नहीं मानी जाती है, इसमें बहुत बेकार बेकार दुर्घटनाएं इंसिडेंट्स हुई हुई है। इसको मनहूस नंबर माना जाता है। लोग इसको अपने कॉलोनी में 13 नंबर नहीं रखते हैं, अपना मकान का नंबर 13 नहीं रखते हैं, खिलाड़ी अपना 13 नंबर नहीं रखते हैं। ऐसा बहुत सारे, एक मैंने अपोलो मिशन बताया था, 13 अप्रैल की बात है 1970 में। 11 अप्रैल को जब गया था 1970 में, तो 13 अप्रैल के आसपास में ऑक्सीजन जो टैंक होती है उसका एक्सप्लोजन हो गया था, तो बाहर उसको फिर से वापस लाया गया था। आ तो गया था सुरक्षित, लेकिन एक्सप्लोजन हो गया था, तो अच्छा चीज नहीं है ना। 13 तारीख की ही डेट है वो। उसके बाद 13 मिनी क्रैश, 13 तारीख को मिनी क्रैश, अगर किसी ने सुना होगा मिनी क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, स्टॉक मार्केट की क्रैश हुई थी। ये फ्राइडे अक्टूबर की बात है, 1989, 13 तारीख हुई फिर, है ना, मिनी क्रैश हुई थी स्टॉक मार्केट की, तो 13 तारीख का ही। ऐसे बहुत एग्जांपल मैं दे सकता हूं। तो ये मनहूस है, इस डेट को ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 13 तारीख को कि मतलब बुरे बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं, इसीलिए लोग इसको, इस नंबर को मनहूस नंबर मांगते हैं। तो इसलिए इसका डर है इस नंबर का, 13 नंबर का, इसलिए इसको ट्रिस्काइडेकाफोबिया बोलते हैं। एक और है, आपको पता होगा, फियर ऑफ 666, 666 नंबर का फियर भी है लोगों को। 666 नंबर ऐसे हैं 3666, इसका भी लोगों को डर है। अब रहने दो, उतनी जानकारी नहीं चाहिए आपको, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि फोबिया चल रही थी तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लोग बहुत कहते हैं कि 13 नंबर मुझे नहीं मिलता है, तो ये समझ चुके हुए 13 नंबर क्यों नहीं, किसी अपार्टमेंट में, किसी कॉलोनी में आपको नहीं दिखती है, किसी खिलाड़ी के जर्सी भी बहुत लोग नहीं रखते हैं। 13 नंबर इतना मनहूस माना जाता है। आपने अपोलो मिशन समझा, और मिनी क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की बात है, वो भी 13 तारीख ही है सब कुछ। तो सब कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, ये इंसिडेंट अच्छे नहीं हुए हैं इस डेट को, 13 तारीख को। दुर्घटनाएं बहुत ही अजीबो गरीब हुई हैं। ट्रिस्काइडेकाफोबिया बोलते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा मे बी, लेकिन कभी इंटरव्यू में पूछ ले तो बता देना, ठीक है। अपोलो मिशन के बारे में बता देना कि ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड कर गया था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को, 11 अप्रैल 1970 को ये गई थी अपोलो, आपको पता होगा, और 13 अप्रैल को इसका ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड कर गया था। 13 तारीख बुरा दिन है, ये इंसिडेंट हुई थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है 13 तारीख को, इसलिए मनहूस नंबर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये अब बेनिफिट्स क्या है इंसेक्ट्स के, बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या है? बेनिफिट्स आपको लगता है कि इंसेक्ट को बेनिफिट भी होंगे क्या? हाँ, आपको पता है बेनिफिट्स। पॉलिनेशन जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन। परागकण होते हैं, उनका स्टिग्मा से स्टाइल की ओर ट्रांसफर करना किसी फूल में, ये ट्रांसफर होता है, परागकण जानते होंगे। तो वो चीजें पॉलिनेशन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं ये, ठीक है। तो पॉलिनेशन आप डालोगे पहला, उसमें इनका बेनिफिट्स है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हो, उत्पाद। अब बोलोगे उत्पाद का इंसेक्ट से, अब इंसेक्ट से कौन सा उत्पाद है भैया? इंसेक्ट उत्पाद है, आपको आप सुने होंगे सिल्क कहां से है? इंसेक्ट से मिलता है। मैं सिल्क का सेरीकल्चर पढ़ाने वाला हूं, आप ध्यान रखना, इसके बाद वही आएगी। सिल्क यहीं से मिलता है, बी वैक्स, हनी क्या है, सब वही है। उसके बाद बात करूं तो जैसे कि आप इसके अलावा फूड सोर्स भी आपके पास बहुत सारे हैं। आप इंसेक्ट को खाते भी है ना, बहुत लोग खाते हैं, चाइना वगैरह आप समझ रहे होंगे। फूड सोर्स, अमेरिका में भी फूड सोर्स की यूज करते हैं इसको, फूड खाने के रूप में, क्योंकि प्रोटीन का एक सोर्स भी माना जाता है, फैट का भी सोर्स माना जाता है इंसेक्ट, इसलिए इसको खाने का भी स्रोत में यूज करते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तीसरा, इंसेक्ट के बेनिफिट है पॉलिनेशन, सबसे बड़ा रोल है पॉलिनेशन, वो भी बीज का। ये बी है ना, मधुमक्खी,
ये तो सबसे बड़ा रोल निभाती है पॉलिनेशन। ये ना हो तो मतलब पॉलिनेशन नहीं होगी, तुम जो भोजन खा रहे हो ना, ये फलों वगैरह, ये कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद पॉलिनेशन में समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। उसके बाद नेचुरल एनिमी ऑफ पेस्ट, बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं जो हमारे पौधे को खराब करते हैं। आप जानते हो कॉटन बोलवर्म, कॉटन बॉलवर्म जो क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में बहुत बार, तो ये कॉटन को खराब करने वाला। तो नेचुरल एनिमी जो है पेस्ट का है, ये बहुत सारे इंसेक्ट एनिमी ऑफ पेस्ट जो हमारे फसल को खराब करते हैं, उनकी एनिमी है, शत्रु है ये। बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं। वाइल्ड लाइफ फूड, चौथा भाई जंगली जीव भी तो इसको यूज करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ फूड उनका भोजन भी तो है, वाइल्ड लाइफ का फूड है ये। जंगली जो जीव होते हैं उनके लिए खाना भी तो है, इंसेक्ट खाते हैं ना, कीट वगैरह वो लोग, स्कैवेंजर्स के रूप में काम आते हैं। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में सिखाऊंगा भी, और यहाँ पे भी थोड़ा समझ लो। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स के रूप में ब्रेकिंग डेड एनिमल मास, डेड एनिमल जो होता है, कोई जीव मर गया, कोई पौधा मर गया, कोई पौधा काट दिया, वो पौधा गिर चुका है नीचे जमीन पे, या कोई एनिमल, कोई जंतु मर चुका है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, कुछ भी मर चुका है, हिरन है, तो वो गीदड़ है, कुछ भी मर चुका है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको सिंपल फॉर्म में, है ना, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है स्कैवेंजर्स। वो होते हैं कि जो डेड एनिमल है उसको यूजेबल फॉर्म में, जैसे कि टर्माइट, दीमक, दीमक लकड़ी में लगती है, जो लकड़ी गिर चुकी है, उस लकड़ी कट चुकी है, उस पर दीमक लगेगी, उसको डिग्रेड कर करके उसको मिट्टी में मिला देगी, और जो उसके इनऑर्गेनिक मिनरल्स है लकड़ी के अंदर वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यूजुअल फॉर्म में आ गए ना, इनऑर्गेनिक चीजें मिट्टी में आ गई, तो यूजुअल फॉर्म में, हमारे काम के फॉर्म में आ गई। स्कैवेंजर्स उसको बोलते हैं जो एनिमल्स, डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जो डेड हो चुके हैं उनको यूजुअल फॉर्म में लगभग कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि दीमक, टर्माइट जो होती हैं वो लकड़ी के टुकड़ों में, गुटकों में ये लगती हैं, और उसको डिग्रेड करके मिट्टी में, उसमें जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट है उसको, क्योंकि दीमक खाती भी है लकड़ी, आपको पता होगा। तो लेकिन आपने कॉकरोच का सुना था, कॉकरोच लकड़ी नहीं पचा पाते हैं, ठीक है, तो तिलचट्टा जो होते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, इतना आपको ये याद रखना है। लेकिन आपको अगर सुने होगे तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए जाते हैं। 6 नंबर, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है इंसेक्ट, कीट, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी है ये, इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इंसेक्ट्स पे। तो ये चीजें हैं। अब इसके हानिकारक भी चीजें हैं, हानिकारक रहने तो आपको पता है कि बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म वगैरह आपने सुना होगा, बहुत सारे पौधे पे ये प्लांट फीडर्स हैं, हार्म करते हैं। इंसेक्ट जो है प्लांट को हार्म करते हैं, पौधों को हार्म करते हैं, हमारी बीमारी भी फैलाते हैं। आप जानते हो कि इंसेक्ट के थ्रू ही, मॉस्किटो के थ्रू ही मलेरिया वगैरह, येलो फीवर वगैरह, और उसके बाद वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, ये सारे के सारे कैसे ट्रांसफर होते हैं? मॉस्किटो के थ्रू। तो ये बीमारी भी करते हैं, प्लांट को भी बीमारी करते हैं, प्लांट को बहुत सारे जो ऐसे पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे उनको ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो ये हानिकारक भी है और इनके ये फायदेमंद भी है, ये फायदा भी है, ठीक है, इंसेक्ट के। तो ये एंटोमोलॉजी की थोड़ी सी कहानी है जो आप ध्यान रखना, और इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। और आप जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हमारी वैल्यूड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, उनको भी खराब कर देते हैं। आपको पता हो घून एक होता है, घून, ट्राइबोलियम, ट्राइबोलियम नाम सुना? ट्राइबोलियम जो कभी जीवन में पानी नहीं पीता है, ट्राइबोलियम, घून, घून, ट्राइबोलियम जो कभी अपने जीवन में पानी नहीं पीता। एक कंगारू रैट भी होता है, एक क्यों नहीं पीते हैं मैं बताऊंगा, कंगारू रैट भी होता है। ये तो क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में वगैरह, ये सारे। ट्राइबोलियम जो घून होता है, गेहूं वगैरह में आपने देखा होगा, घून, घून बोलते हैं हिंदी में, घून, घून, ये गेहूं वगैरह में आपने देखा होगा, छोटा छोटा काला काला होता है वो घून वगैरह, चावल वगैरह में भी दिख जाओगे। ट्राइबोलियम जो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। तो ये देख लो, खराब करते हैं ना, अनाज को हमारे खराब करते हैं ना, तो इनका हानिकारक पार्ट भी है। प्लांट्स को खराब करते हैं, हमारे फूड ग्रेन्स जो रखे हुए उनको खराब करते हैं, हमारे को बीमारी फैलाते हैं इंसेक्ट के थ्रू। यहाँ पे भी इसका है हानिकारक पार्ट और बेनिफिट्स भी है इनका। तो ये आज के लिए इतना ही रखता हूँ। एंटोमोलॉजी मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको जितना जरूरत है मैंने उतना बता दिया है, इनफैक्ट ओवर ही कर दिया है ना, जो काम की चीजें मैंने उनको आपको समझा दिया है। तो ये एंटोमोलॉजी की कहानी थी, एंटोमोलॉजी आपको समझ में आ चुकी है, और आई होप मजा आया होगा और मजा आएगा। उसके बाद मैं सिल्क की सेरीकल्चर पढ़ाऊंगा, इसमें बी वैक्स की बात करूंगा, रॉयल जेली की बात करूंगा, नॉर्मल जेली की बात करूंगा, बी वैक्स की बात करूंगा, और कुछ ऐसे चीजों की बात करने वाला हूं जो HIV एड्स में आपको रिसर्चर ने फाइंड आउट करके बताया है कि जो बी होती है मधुमक्खी, उसका कुछ डंक में कुछ ऐसा चीज होता है जिसके थ्रू आप HIV में यूज कर सकते हो, एड्स की इलाज में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आई होप समझ में आ रही होगी, और जितने लोग समझ में आ रही है वीडियो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर करो लोगों को, कि बस मेरा उद्देश्य है कि बस चैनल को फैलाना है, ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य है कि लोगों को अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, वो जल्दी मिले,
क्योंकि मैं सिर्फ यही नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी साइंस टेक आपकी आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी। यूपीपीसीएस और यूपीएससी और एमपीपीएससी के हिसाब से मैं डिजाइन करके पढ़ा रहा हूं। यूपीएससी की भी एनर्जी से मैं पढ़ाऊंगा, ऊर्जा से, और रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पता चलेगी आपको क्या है। उसके साथ ये चल रही है, उसके बाद इंजीनियरिंग चल रही है, उसके साथ नीट की मैं बायोलॉजी लेके आ रहा हूं। तो ये इसलिए ला रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि लोगों को दूं। आपको समझ में आ रही है क्या क्वालिटी मैं दे रहा हूं, क्वालिटी आपको क्या मिल रही है, आपको समझ में आ रही है। ये खोपड़ी में घुस रही होगी बात, मैं क्या क्वालिटी दे रहा हूं, ये पैसा देके भी आप नहीं पाओगे। आप जितने लोग कोचिंग कर चुके हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैं इसीलिए कोचिंग में नहीं गया। रीजन ये है कि मैं अपने हिसाब से आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। नहीं तो आप क्या है, पलायन व्यक्ति की तरह, एक कोचिंग की है, वहां से नहीं मिला नॉलेज पूरा, अब दूसरा कोचिंग करो, तीसरा करो, ये करो, वो करो। यहां से बाद आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है सब कुछ, की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए एग्जाम उतना सिंपल नहीं रहा अब। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप समझ रहे होगे, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, सब समझ रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया है, भ्रमण तो चली रही है, लेकिन खोजो कहाँ क्या मिल रही है अच्छा चीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा 1 by 1। सेल पे आने वाला हूँ बहुत जल्दी। कुछ चीजें सिल्क के बारे में समझ लो, बीवैक्स के बारे में समझा दूंगा आपको क्या है, उसका सेरिकल्चर के बारे में समझा दूं, जो सिल्क की स्टडी होती है, एपीकल्चर बी के बारे में बता दूंगा। उसके बाद सेल पे आता हूं। मुझे भी सेल पे आने की बहुत ही जल्दी लगी हुई है कि जल्दी कोशिका पढ़ाऊं, जैसे फिजियोलॉजी पढ़ाऊं, कारिकी पढ़ाऊं, डाइजेशन पढ़ाऊं, रेस्पिरेशन पढ़ाऊं, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊं। जल्दी जल्दी आऊंगा मैं। सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, सैक्रीन क्या है, मॉर्लिन क्या है, ये क्या है, मॉलिनिन क्या है, इस चीजों के बारे में, सैकराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या है, इस सारी चीजों की बात करना है मुझे। आ रहा हूं। एमाइलोज क्या है, एमाइलोपेक्टिन क्या है, चीजों की बात करूंगा। मैं भी आ रहा हूँ। विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, इनकी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी मैं आऊंगा और जब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, सब कुछ पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी। बट ये जितना भी जल्दी कर लो, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगी। जितना भी जल्दी कर लो, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं करूंगा। जो आपको चाहिए वही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। आई होप सब कुछ समझ में आ रही होगी। लोगों को दो ताकि लोग समझे। ठीक है, और आप अच्छा काम करोगे तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि बस जो दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है पैसा देके भी जो मेरी हर वीडियो आ रही है नहीं मिलेगी। मे भी मिल रहा होगा, बट चांसेस बहुत कम है। तो आपका फर्ज इतना बनता है कि आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो वीडियो लोगों को दो। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में भी पढ़ा रहा हूं, और ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, आईआईटी लेवल पे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, ताकि गेट का क्वेश्चन, जो गेट डिजाइन करते हैं इंजीनियर्स, जो क्या कहते हैं आईआईटी के प्रोफेसर, वो उस लेवल में पढ़ा रहा हूं जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज कोचिंग में जानते हैं बहुत लोग पढ़ते हैं और क्या है कमी उनको पता होगा। ठीक है, मेरी लेक्चर जाके देखो, इंजीनियरिंग की पता चलेगी। और नीट की बायोलॉजी भी आने वाली है। फर्स्ट लेक्चर से आपको देखना है कि एक यूनिक लेक्चर, पहली लेक्चर आएगी मेरी बायोलॉजी की, यूनिक। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड आएगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगी, सेल स्टार्ट करूंगा, वहां ब्रॉड में बताना है। उसके बाद इनको पढ़ा कर फिर एमबीबीएस में पढ़ाऊंगा मैं, उन्हीं को एनाटॉमी वगैरह पढ़ाऊंगा, जनरल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे जो जो सब्जेक्ट हो सकते हैं मैं कवर करूंगा। साथ में ये चल रही है। ये रीजन इसलिए है क्योंकि देश के लिए कुछ करना चाहता था और कर रहा हूं। आपको बस क्या करना है, लोग और देश का भला चाहते हो तो कुछ करो। ये ट्रांसफर करो, लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जैक्ट जो चाहिए है ना, ताकि लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी चीजें इजी हो जाए। आपके घर में जितने लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको भी दिखाओ। फालतू चीजें देखने से अच्छा है कि ये चीज देखें। मूवी वगैरह देखने से अच्छा है कि ये चीज देखें। मूवी से कुछ नहीं होगा, जितने देर तक देखोगे उतना देर तक अच्छा लगेगा। साइंस टेक्नोलॉजी में लोग बोलते हैं इंटरस्टेलर देख लो, ग्रेविटी देख लो, क्या देख लो। अरे देखने से क्या, मैं बिना देखे आपको ग्रेविटी की फीलिंग दे दूंगा, बिना देखे इंटरस्टेलर की फीलिंग दूंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा साइंस टेक ना, बिना देखे वो फीलिंग दे के जाऊंगा कि तुम देख के भी कहोगे कि छोड़ो हटाओ इसको, बिना देखे फीलिंग दिया इस बंदे ने, वो फीलिंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं। थैंक यू।